हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कन्वेंशनल क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर्स की सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। तो आज के वीडियोस में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट अस सी व्हाट आर दोज 3 क्वेश्चंस। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ऑलरेडी इस सीरीज में 3 वीडियोज आ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोज देखना चाहते हैं, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब दीज टर्म्स: डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर्ड बार, अनिरुद्ध सिंह राठौर। तो ये आपको पहला वाला वीडियो मिल जाएगा। यू कैन सर्च डिफ्लेक्शन ऑफ स्टेप्ड बार, अनिरुद्ध सिंह राठौर। अगर आप ये टर्म सर्च करेंगे आपको इजीली ये सेकंड वीडियो मिल जाएगा। एंड फॉर थर्ड वीडियो यू कैन सर्च दीज टर्म्स: डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, अनिरुद्ध सिंह राठौर। तो दीज 3 वीडियोज कैन बी फाउंड लाइक दिस। हर एक वीडियो में दो प्रीवियस ईयर्स कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 6 कन्वेंशनल क्वेश्चंस। ओके, आगे चलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि गेट का एग्जाम एकदम आने वाला है। विद इन 3 मंथ्स देयर इज गेट एग्जामिनेशन, और आपकी प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरे नोट्स आपको याद होने चाहिए, आपके पढ़े हुए होने चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपने 2-3 बार प्रैक्टिस किए होने चाहिए, और साथ ही साथ कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस का एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स, previous years questions and test series, these 3 are very important task for qualifying any examinations। तो इनमें से जो बीच वाला पोर्शन है, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाला पार्ट है, इसकी जिम्मेदारी आप अनअकैडमी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 50 डेज PYQ फेस्टिवल फॉर गेट 2021। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरे 50 दिन आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दे विल बी डिलीवर्ड टू यू। ओके, तो आपको बस अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, और वहां पर आपको जो प्रॉपर लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इस वीडियो के। 5 नवंबर से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड इट हैज स्टार्टेड फॉर ऑल द ब्रांचेस, बी इट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, केमिकल से हो, इलेक्ट्रिकल, ECE, CS एंड IT, और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, हर कोई सजेस्ट करता है कि कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने चाहिए। और ये क्वेश्चंस अगर आप किसी एजुकेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो 50 डेज continuously you will get previous years questions irrespective of your branch, and that is totally free of cost. Okay, so make sure you download the Unacademy app and check the links in the description. आगे बढ़ते हैं, let us proceed for the questions। तो जैसा मैंने बताया था कि 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाकी के 6 क्वेश्चंस कैसे ढूंढने हैं वो मैंने बता दिया है आपको। ओके, सो लेट्स कम टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज दैट अ प्रिज्मेटिक बार इज फास्टेंड बिटवीन 2 रिजिड वॉल्स A एंड B। सो ये 2 रिजिड वॉल्स हैं A और B। रिजिड वॉल का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो इफ वी अप्लाई एनी फोर्सेज, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ना ये सपोर्ट अपनी जगह से हिलेगा ना ही ये सपोर्ट अपनी जगह से हिलेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट एंड सब्जेक्टेड टू लोड्स एज शोन इन फिगर बिलो। तो जिस तरह से लोड शो किए हुए हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू दोज लोड्स। डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है? हाउ वी कैन से दिस इज एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? देखो, यहां पर जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हम यूज कर पाएंगे, यूजेबल होगी, वो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहां पर अननोन्स कितने हैं? अननोन्स क्या हैं? सपोर्ट रिएक्शंस आर अननोन। तो सपोर्ट A पर जो रिएक्शन आ रही होगी और सपोर्ट B पर जो रिएक्शन आ रही होगी, both of them are unknown and we are getting only one equilibrium equation, so we need one more equation। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो हमें एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन मिलेगी कैसे? यहां पर हिंट दे दी है, रिजिड सपोर्ट्स, ओके, रिजिड वॉल्स। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। सो वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B is constant, that is not going to change। okay, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम कंपैटिबिलिटी कंडीशन लिख लेंगे, उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास रिएक्शन एट A एंड B आ जाएगा। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आया था, आई थिंक इट इज 10 मार्क्स। 10 मार्क्स इजी 1999 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं उनको हटाते हैं, और वो जो रिएक्शन दे रहे हैं उन रिएक्शन को लगाते हैं।
सो इफ वी नो दैट दीज टू लोड्स आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो रिएक्शन होगा इनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर लेट अस से आर ए एक्ट कर रहा है और यहां पर आर बी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। व्हाट वी विल गेट, आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 13.6 प्लस 27.2 किलो न्यूटन, so that will be equal to 40.8 किलो न्यूटन। So RA plus RB is equal to 40.8 किलो न्यूटन। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दिस इज दी, ये कैसे आई, इक्विलिब्रियम कंडीशन से आई। अब हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशन यूज करनी है। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। सो डेल्टा ए बी विल बी इक्वल टू 0। नाउ क्विक रेफरेंस के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन है बार का, इतना पोर्शन, इसे पार्ट 1 मान लेते हैं, इसे पार्ट 2 मान लेते हैं और इसे पार्ट 3 मान लेते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट 1 प्लस डिफ्लेक्शन या एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट 2 प्लस एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट 3, इन तीनों का एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर मिला दिया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0। नाउ डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, ये आप जानते होंगे, PL अपॉन AE। तो यहाँ पर हम इनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इनके लिए फॉर्मूला रख लेते हैं P1L1 अपॉन A1E1 प्लस P2L2 अपॉन A2E2 प्लस P3L3 डिवाइडेड बाय A3E3 विल बी इक्वल टू 0। यहां पर एक बार दिया है, ठीक है, एक बार, सेम मटेरियल का पूरा बार है। तो E इज कांस्टेंट फॉर ऑल द 3 पार्ट, सबके लिए यंग्स मॉडुलस सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। सो वी कैन से A1E1 इक्वल टू A2E2, A2E2 इक्वल टू A3E3। तो ये तीनों टर्म्स सेम है, डिनोमिनेटर जो है सबका सेम है, ये कॉमन आ जाएगा और जाके उधर मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी रिमूव्ड। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां पर लिख लेते हैं P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3 इज इक्वल टू 0। नाउ L1 L2 L3 क्वेश्चन में गिवन है, ये 100 mm है, 200 mm, 300 mm, और P1 P2 P3 अब कैलकुलेट करना है। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट P1 P2 P3। नाउ P1 P2 P3 एक्चुअली है क्या, इस बार के अंदर कितनी फोर्स है, दैट इज P1, इसके अंदर जो कितनी फोर्स आ रही होगी दैट इज P2, और इसके अंदर कितनी फोर्स होगी दैट इज P3। तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, आप कैसे पता कर सकते हो। देखो, जो भी एक्सियल फोर्स होगी, यहां पर हम एक सेक्शन कट करते हैं, ठीक है। इस पूरे सेक्शन में, इतने पार्ट में, इतनी लेंथ ऑफ द बार में कोई भी फोर्स एडिशनल एक्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक तो डेफिनेटली सेम फोर्स होगी। तो यहां पर हमने एक सेक्शन कट किया, मान लेते हैं दिस सेक्शन इज 1, ये सेक्शन 1 है। तो इस सेक्शन के या तो आप राइट साइड में देख लो, सारी फोर्सेस का समेशन जो आएगा वो यहां पर रिजल्टेंट हो जाएगा, ओके, या फिर आप लेफ्ट साइड में देख लो, सारी फोर्सेस का जो समेशन होगा वो यहां पर इस सेक्शन पे रिजल्टेंट होगा, और जो इस सेक्शन पे रिजल्टेंट फोर्स आ रही है दैट इज कंटिन्यूइंग थ्रू आउट दिस 100 mm लेंथ। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहां से और उस वाले एंड तक चलते जाएंगे, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड, ओके। तो इस सेक्शन को कट किया, हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक आरए फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन। इस सेक्शन से दूर जाती हुई सिर्फ एक फोर्स है, दैट इज आरए। तो यहां पर आरए की वजह से एक टेंसाइल फोर्स होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा आरए। तो वी कैन राइट P1 इज इक्वल टू प्लस आरए, ठीक है। टेंशन को हम पॉजिटिव लेते हैं और आरए की वजह से यहां पर टेंसाइल लोड आएगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से देखना कि सेक्शन 2 यहां पर किसी भी लेंथ में कहीं भी आप सेक्शन 2 कट कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे लेंथ के अंदर कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है। तो ये फोर्स जो होगी वो कांस्टेंट होगी यहां से यहां तक, ओके। अब फिर से हम इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में एक तो आरए है और एक 13.6 है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा वो देखते हैं। तो आरए की वजह से टेंशन आएगा, आरए की वजह से क्या आ रहा है, टेंशन, तो आरए का इफेक्ट होगा
पॉजिटिव आर ए ऑन दिस सेक्शन और 13.6 इस सेक्शन की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस सेक्शन, तो ये कंप्रेशन होगा 13.6 की वजह से। तो P2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, सिंपली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, आर ए की वजह से प्लस आर ए और 13.6 की वजह से माइनस 13.6, सो प्लस आर ए माइनस 13.6, दिस विल बी द टोटल फोर्स P2 एक्टिंग इन दिस पार्ट। अब सेक्शन 3 लेते हैं। तो देखो मैंने बताया था आप चाहे तो लेफ्ट साइड से चलते चलते आओ, ठीक है, यहां पर पहुंच के वही आ जाएगा, और अगर आप यहां से भी आ रहे होगे तो भी सेम आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर बी आ जाएगा सिंपली, और वो कंप्रेशन का होगा बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सेक्शन। हम चाहे तो यहां पर सीधे सीधे माइनस आर भी लिख सकते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन, आई विल कीप गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा जो आर ए होगा, ठीक है। तो आर ए के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी, इसलिए मैं आर बी को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं यहीं से चलते चले जाऊंगा, ठीक है। तो इस सेक्शन पे आर ए की वजह से कैसी फोर्स आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, टेंसाइल फोर्स, सो प्लस आर ए, 13.6 की वजह से कंप्रेशन और 27.2 की वजह से भी कंप्रेशन, ये दोनों टुवर्ड्स द सेक्शन एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे और आर ए इस डायरेक्शन में है, इसके अवे है, तो ये टेंशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो P3 सिंपली विल बी आर ए माइनस 40.8, आर ए माइनस 40.8। तो हमें P1 P2 P3 मिल चुके हैं, हमें L1 L2 L3 फिगर में क्वेश्चन में गिवन थे, इन सब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पर। Okay, so P1 is plus RA, so RA into 100 plus P2 is RA minus 13.6 into 200 plus P3 is RA minus 40.8 into 300 will be equal to 0। नाउ ये इक्वेशन मिल चुकी है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है हमारे पास आर ए, तो इस आर ए को कैलकुलेट कर लेंगे, आर ए आ जाएगा हमारे पास 24.93 किलो न्यूटन, और इक्वेशन 1 और आर ए की वैल्यू को यूज करके हम आर बी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आर बी हमारे पास आ जाएगा 15.87 किलो न्यूटन। सो दिस इज द फाइनल आंसर, आर ए और आर बी आ गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। तो ये कितने मार्क्स का आया हुआ था, लेट अस सी वंस अगेन, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये 10 मार्क्स का था, यस ये 10 मार्क्स का था ESE 1999 में। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ इनडिटर्मिनेट बार्स देखेंगे, ठीक है। इनडिटर्मिनेट एक्सियली जो लोडेड है इनडिटर्मिनेट बार, सिर्फ उनके केसेस करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, पहला हो चुका है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सारे पार्ट्स की लेंथ सेम है। यहां पर पॉइंट सी पर 80 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया है लोड यहाँ पर, और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन लोड अप्लाई कर दिया, ओके। और पूछा क्या क्या है देखते हैं। देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, सब कुछ फिगर में दिया हुआ है। डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शंस हम एकदम वैसे ही डिटरमाइन करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर कुछ एडिशनल भी है, एलोंगेशंस, ठीक है। तो हर एक पार्ट का एलोंगेशन, AC का एलोंगेशन, CD का एलोंगेशन, DE का और EB का, इन चारों पार्ट्स का एलोंगेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसलिए ये 25 मार्क्स का आ गया, और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2016 का आया हुआ है, 4 साल पहले ही आया क्वेश्चन, ओके। सो लेट अस प्रोसीड। देखो प्रोसीड में क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ये जो सपोर्ट्स हैं इनको हटा के हम रिएक्शंस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एज्यूम कर लो ये सपोर्ट मैंने हटा दिया है, हटा ही देते हैं, ब्लैक कलर लिया और ये लो, ये यहाँ से सपोर्ट हट गया, ओके, यहाँ से सपोर्ट हट गया। ये सपोर्ट हटाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन अप्लाई कर दिया। सो इस सपोर्ट की वजह से जो रिएक्शन आ रहा था यहाँ पर मैंने मान लिया RA है, और यहाँ पर मैंने मान लिया दिस रिएक्शन इज RB, ठीक है।
तो अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं. लेट मी राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी व्हाट, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेंगे. सो आर ए प्लस आर बी माइनस 80 माइनस 100 इक्वल टू 0. तो 80 और 100 को इक्वेशन के उस तरफ पहुंचा दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 180 किलो न्यूटन. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या होगी, ए और बी के बीच का जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा. सो डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी डी प्लस डेल्टा डी ई प्लस डेल्टा ई बी इज इक्वल टू 0. इससे अच्छा हम ये करेंगे कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ये वाला पार्ट हो गया 1, ये वाला सेगमेंट हो गया 2, ये वाला सेगमेंट हो गया 3, ये वाला सेगमेंट हो गया 4. तो यहाँ से 1 2 3 4, इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. सो ऐसे हमें आसानी होगी. ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो फिगर में नहीं दी है, एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है, फिगर में नहीं है. इस पूरे पार्ट का एरिया है 300 mm स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है ये. ठीक है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन. इसका एरिया है 450 mm स्क्वायर. ओके, सो इस पूरे को मान लेते हैं A1 और इस पूरे को मान लेते हैं A2. सो A1 इक्वल टू 300 mm स्क्वायर एंड A2 इक्वल टू 450 mm स्क्वायर. सो लेट अस राइट the condition. Delta AB is equal to 0. So I can write delta 1 plus delta 2 plus delta 3 is plus delta 4 plus delta 4 is equal to 0. So let me put the respective values. P1 L1 upon A1 E1 plus P2 L2 upon A1 E2 plus P3 L3 upon A2 E3 plus P4 L4 upon A2 E4 is equal to 0. ठीक है, यहाँ पर मैंने A1 दोनों को 300 mm स्क्वायर हो जाएगा, A2 दोनों 450 mm स्क्वायर हो जाएंगे. बट आई नो दैट L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इक्वल टू L4 ये सारे के सारे 200 mm के बराबर हैं. तो L1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से. E1 E2 E3 E4 ये भी हट जाएगा क्योंकि मटेरियल इज सेम, मटेरियल इज नॉट चेंजिंग. सो आई कैन रिमूव दीज पार्ट्स. ये दोनों, ये सारे पार्ट्स कांस्टेंट है, इनको रिमूव कर देते हैं. तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी दैट विल बी P1 अपॉन A1 प्लस P2 अपॉन A1 प्लस P3 अपॉन A2 प्लस P4 अपॉन A2 is equal to 0. Now we have to find out P1, P2, P3 and P4. तो P1, P2, P3, P4 फाइंड आउट करते हैं. यहां पर देखो पहले क्वेश्चन की तरह ही यहां पर एक सेक्शन लिया, P1 कितना आ गया प्लस RA. यहां पर एक सेक्शन लिया तो P2 कितना आ गया RA माइनस 80. यहां पर सेक्शन लिया तो यहां पर भी फिर से RA माइनस 80 और यहां पर एक सेक्शन लिया तो RA माइनस 180 आ गया. ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन किया था एकदम वैसे ही करना है. तो दोबारा से पूरा प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा. यहां पर आ जाएगा RA, यहां पर RA माइनस 80, यहां पर RA माइनस 80 और फोर्थ पार्ट में RA माइनस 180. ठीक, P1 इज व्हाट RA डिवाइडेड बाय A1 इज व्हाट 300 mm स्क्वायर प्लस P2 RA minus 80 divided by A1 is what 300 mm square plus P3 is RA minus 80 again divided by 450. A2 is 450 plus P4 हो गया RA minus 180 divided by 450. ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास. इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है RA, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास RA की वैल्यू आ जाएगी. RA विल बी इक्वल टू 76 किलो न्यूटन. ओके, और फिर जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें RA प्लस RB इक्वल टू 180 आया था, वहां से हम RB कैलकुलेट कर लेंगे. सो RB विल बी इक्वल टू 104 किलो न्यूटन. तो ये RA और RB की वैल्यूज आ गई हैं. अब क्या करना है,
डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने हैं हर एक पार्ट के। तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट के डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल पार्ट में फोर्सेस कितने हैं। तो यहाँ पर था आर ए, यानी P1 को हम लिख सकते हैं प्लस आर ए, P2 को लिख सकते हैं आर ए माइनस ए टी, जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं P1 is what RA, P2 is RA minus 80, P3 is RA minus 80, and P4 is RA minus 180. Okay, so P1, P2, P3, P4 we already know, but let us write down numerically इनकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो P1 RA यानी प्लस 76 किलो न्यूटन, P2 RA minus 80 यानी माइनस 4 किलो न्यूटन, P3 RA minus 80 अगेन, सो फिर से माइनस 4 किलो न्यूटन, कंप्रेशन इज नेगेटिव और टेंशन इज पॉजिटिव, P4 इज RA minus 180 यानी माइनस 104 किलो न्यूटन। ठीक है, तो P1, P2, P3, P4 आ चुके हैं हमारे पास। अब इनके इंडिविजुअल डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1। P1 क्या है हमारे पास, प्लस आर ए यानी प्लस 74 किलो न्यूटन है, तो इसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। L1 हमें लेंथ सबकी पता है, सबकी लेंथ है 200 mm, सबकी लेंथ 200 mm है, डिवाइडेड बाय A1 इज 300 mm स्क्वायर, और E दिया है 200 गीगा पास्कल। सो 200 गीगा पास्कल का मतलब 200 इंटू 10 to the power 3 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये यूनिट्स में यूनिट्स कन्वर्जन हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 0.253 mm। ठीक है, सिमिलरली सारे के सारे डिफ्लेक्शंस हो जाएंगे हमारे पास। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P2 L2 अपॉन A2 E2। तो आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस 0.013 mm। ठीक है, डेल्टा 3 हमारे पास आ रहा है माइनस 0.009 mm, और डेल्टा 4 हमारे पास आ रहा है माइनस 0.231 mm। ठीक है, सो ये वाला पार्ट भी हो गया है, ये बीच का पार्ट मैंने नहीं लिखा है, इतना आप कर सकते हो अपने आप। ओके, तो दीज आर द डिफ्लेक्शंस। और अगर आपको थोड़ा सा चेक करना है कि मैंने कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, एक छोटा सा चेक आप कर सकते हो, इन सब का समेशन 0 होगा। सो यू कैन चेक, यू कैन ऐड ऑल दीज टर्म्स एंड इट विल कम आउट टू बी 0। ओके, तो ये आज का सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें ये भी आसान था, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नया नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, लेकिन उसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, एकदम इसी तरह से, एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए करेंगे। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, ठीक है। डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन कि अरे ये स्प्रिंग आ गई, अब ये स्प्रिंग कैसे आ गई और इसका क्या होगा, ठीक है, ये सब नहीं, ठीक है। हम इसको बहुत आसानी से देखेंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। A floating column AB of length L is modeled with top end A fixed। देखो, मॉडल करने के लिए क्या करते हैं ना, कई बार साइड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको साइड कंडीशन को रेप्लिकेट करके उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब साइड कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये वाला पार्ट तो फिक्स है, ठीक है, पर ये वाला पार्ट यहां पर भी सपोर्ट है, बी पर भी सपोर्ट है, पर वो सपोर्ट यील्डिंग सपोर्ट है, यानी इफ यू विल अप्लाई द फोर्स तो क्या होगा कि ये कुछ फोर्स तो रेजिस्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा डिफॉर्म भी हो जाएगा। तो उसको मॉडल करने के लिए एक स्प्रिंग लगा दी यहां पर, ठीक है। तो स्प्रिंग का भी बिहेवियर कुछ ऐसे ही होता है कि ये एक रिएक्शन तो प्रोवाइड करेगी, पर साथ ही साथ में यहां पर डिफॉर्मेशन भी अलाउ करती है। तो ये वाले बी वाले सपोर्ट को उन्होंने रेप्लिकेट करके क्या बनाया है, एक स्प्रिंग, ठीक है। तो इसको इस तरह से मॉडल किया गया है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। नाउ यील्डिंग सपोर्ट कैन बी विजुअलाइज्ड एज एन एक्सियल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, ठीक है, जैसा हमने अभी लिखा है। यहां पर बीच में ए डिस्टेंस पर, यहां से ए डिस्टेंस पर एक पी लोड अप्लाई कर दिया है और पूछा क्या गया है कि डिटरमाइन द रिएक्शंस एट एंड ए एंड एंड बी। तो ए पर क्या रिएक्शन आ रही है और एंड बी पर, जो यहां पर स्प्रिंग के अलावा जो यहां पर सपोर्ट था वो कितनी रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये देखना है। ओके, तो हमने क्या किया कि इसकी जगह स्प्रिंग लगा दिया और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट डी, ठीक है।
नाउ जो एक्चुअल फील्ड कंडीशन थी उसको इस तरह से मॉडल कर दिया गया है। अब एकदम सिंपल वैसा ही प्रोसीजर करेंगे जैसा हम अभी तक करते आए थे। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है कि स्प्रिंग आ गई है क्या आ गया है, हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, ठीक है। हम बस अपने बेसिक्स पर रहते हैं और उसी के थ्रू। अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं कि ये, अरे सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स क्वेश्चन ESE 2003, बट स्टिल विल सॉल्व इट, ओके। तो करना क्या है, यहाँ पर इस सपोर्ट को हटा के विल रिमूव द सपोर्ट और यहाँ पर रिएक्शन लगा देंगे। सो लेट अस से दिस इज RA और यहाँ पर इस सपोर्ट की जगह हम रिएक्शन लगा देंगे RD, राइट। तो एक्सटर्नल लोड सिर्फ P एक्ट कर रहा है और सपोर्ट रिएक्शन है RA एंड RD। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लिख सकते हैं RA प्लस RD विल बी इक्वल टू P। दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्वेशन 1। नाउ दूसरी इक्वेशन क्या होगी, वैसे ही A और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ वाले सपोर्ट का तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है बट यहाँ पर इसको फिक्स मान के मॉडल किया जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड D इज नॉट चेंजिंग, सो डेल्टा AD इज 0, ओके। नाउ इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे हम, 1, 2 एंड 3 पार्ट, ठीक है। 1, 2, 3 इन 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करके फिर एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ओके। सो वी कैन से डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB प्लस डेल्टा BD इज इक्वल टू 0। डेल्टा AC डेल्टा CB, यहां से ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा AC डेल्टा CB प्लस डेल्टा BD इज इक्वल टू 0, राइट। सो डेल्टा AC कितना आ जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस डेल्टा CB आ जाएगा P2 L2 अपॉन A2 E2 और यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग डेल्टा BD, दिस इज व्हाट डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। और डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। सो लेट अस राइट डेल्टा AC P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस FBD फोर्स इन स्प्रिंग डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखो क्या है, P1 L1 डिवाइडेड बाय स्टिफनेस ऑफ बार, ठीक है। ये A1 E1 क्या स्टिफनेस, A2 E2 स्टिफनेस, K इज स्टिफनेस, ठीक है। इन सब के स्टिफनेस है। नाउ P1 L1, P1 क्या होगी, P1 यहां पर होगी RA, P2 यहां पर P क्या होगी RA माइनस P, ओके। और यहां पर क्या होगी, यहां पर भी RA माइनस P होगी, क्लियर। P1 इज RA, ठीक है। लेंथ ऑफ दैट पार्ट इज स्मॉल a डिवाइडेड बाय A1 E1, बार के लिए AE है, ठीक है, प्लस P2 दैट विल बी इक्वल टू RA माइनस P। L2 इज L माइनस A, फिगर चेक कर लेना, ठीक है, L माइनस A। और A2 E2 भी AE है, बार के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। यहां पर भी RA माइनस P आ जाएगा डिवाइडेड बाय K एंड दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है हमारे पास RA, तो RA कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं सबसे पहले। सो RA इंटू A डिवाइडेड बाय AE प्लस RA इंटू L डिवाइडेड बाय AE माइनस RA इंटू A डिवाइडेड बाय AE माइनस PL अपॉन AE प्लस PA अपॉन AE प्लस RA बाय K माइनस P बाय K इज इक्वल टू 0। सो यहां पर देखते हैं अगर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो यस, RA इंटू A अपॉन AE ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बाकी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और यहां पर हमें कैलकुलेट करना है RA, तो RA को एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। तो RA को एक तरफ रखते हुए RA कॉमन ले लेते हैं, यहां पर आ गया L अपॉन AE, यहां पर आ गया प्लस 1 अपॉन K इज इक्वल टू, अब P वाली टर्म्स दूसरी तरफ, तो P वाली टर्म्स 3 है हमारे पास, ठीक है। तो ये P कॉमन ले लेते हैं, L अपॉन AE
माइनस ए अपॉन ए ई प्लस 1 अपॉन के। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए ई के एल माइनस नहीं प्लस है के एल प्लस ए ई एंड दैट विल बी इक्वल टू पी 1 अपॉन ए ई के। ये हो जाएगा के एल माइनस के ए प्लस ए ई। ठीक है, so now AEK and AEK will be cancelled out and we will get RA will be equal to P, K कॉमन आ जाएगा, L माइनस A प्लस AE डिवाइडेड बाय KL प्लस AE। ठीक है, we will get RA equal to this much। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट आरबी ऑल्सो। आरबी क्या होगा? P माइनस आर ए, P माइनस आर ए। तो हम इसमें से P कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, और आर ए की वैल्यू ये है के एल माइनस ए प्लस ए ई डिवाइडेड बाय के एल प्लस ए ई। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा के एल प्लस ए ई, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P बाहर कॉमन, तो के एल प्लस ए ई माइनस के एल प्लस के ए माइनस ए ई। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर आ जाएगा और इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? के एल कैंसिल हो जाएगा, ए ई कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आर बी की इक्वेशन बचेगी, सो आर बी विल बी इक्वल टू पी के ए डिवाइडेड बाय के एल प्लस ए ई। तो ये आ जाएगा आर बी। तो आर ए और आर बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी थी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। सो लेट अस सी हाउ विल कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, अब इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो डेफिनेटली लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है, इसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ ए सी प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ सी बी, तो वो डिफ्लेक्शन ऑफ बी आ जाएगा, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ ए सी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ सी बी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली चेंज इन लेंथ ऑफ हम स्प्रिंग कर सकते हैं। स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ ये कैसे कर सकते हैं? फोर्स इन स्प्रिंग डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स इन स्प्रिंग कितना होगा? आर बी के बराबर होगा। फोर्स इन स्प्रिंग विल बी आर बी, तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विल बी इक्वल टू डेल्टा स्प्रिंग, और डेल्टा स्प्रिंग क्या होगा? फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, और फोर्स कितना? आर बी बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, और आर बी की वैल्यू पी के ए अपॉन के एल प्लस ए ई है। यहाँ से क्या है? के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ बी आ जाएगा सिंपल पी ए अपॉन के एल प्लस ए ई, पी ए डिवाइडेड बाय के एल प्लस ए ई। सो दिस विल बी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। सो आई होप ये क्लियर है, तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। तो इनडिटर्मिनेट, एक्सियली लोडेड इनडिटर्मिनेट बार्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, कन्वेंशनल क्वेश्चंस अभी तक इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो सारे हमने कर लिए हैं। एंड आई होप ईजी लगे आपको, ये ज़्यादा कठिन नहीं थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी आपको। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आगे बने रहिए, आगे इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट।